वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैड गुरु नर्सिंग कोचिंग की CHO बैच के लिए जो बेटा ऑनलाइन सीरीज चल रही है उसके अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं CHO जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 19 फरवरी को, उससे संबंधित कुछ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के टॉपिक्स। और उससे पहले आप सभी दोस्तों के लिए एक ज़रूरी सूचना कि मैड गुरु नर्सिंग कोचिंग का नया बैच बेटा जो कि नॉर्सेट 2023 के एग्ज़ाम के लिए शुरू हो रहा है 9 फरवरी से, मॉर्निंग बैच है। और इस बैच से संबंधित ज़्यादा सूचना या ज़्यादा जानकारी के लिए जो नीचे हमारा लिखा हुआ नंबर है, या तो इस पर आप संपर्क करें, या जो हमारी हेड ऑफिस है जो नए एड्रेस पे अब हल्दी घाटी गेट प्रताप नगर पे है, इसका जो QR कोड है इसको स्कैन करके आप लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। तो बेटा नए बैच के बारे में जानकारी लेनी हो तो इस QR कोड को या तो स्कैन करें या नीचे लिखे नंबरों के ऊपर आप संपर्क करें। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जो भी जुड़ गए हैं क्लास को जरा सा एक बार शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हम पहुंच सकें। वेरी गुड इवनिंग बेटा। सुनीता, भरत, अजय सैनी, राकेश, चेतन, रामचंद्र, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। तो बेटा शुरू करते हैं हम लोग हमारी आज की क्वेश्चन सेशन को। क्वेश्चन सेशन जो आज का अपना रहने वाला है वो रहने वाला है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के, एक तो एंडोक्राइन सिस्टम से, और लास्ट में कुछ एक क्वेश्चन हम लोग स्किन और बर्न के देखेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम कोई भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो आपका सिस्टम है उसका जो फोकस आपका देखिए CHO के एग्जाम का जो पैटर्न है, तो ज्यादा फोकस अपने को एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ऊपर रखना है। और किसी भी सिस्टम की जो मुख्य मुख्य बीमारियां हैं, जैसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ थायराइड से संबंधित बीमारियों के क्वेश्चन, कुछ एड्रिनल ग्लैंड वाली समस्याएं, और डायबिटीज मेलाइटस जो कि एंडोक्राइन सिस्टम की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। तो थोड़ा सा बच्चों आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन हमारा पहला आज का ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है कि पेनक्रियाज के अंदर जो अल्फा सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स जो होते हैं उनसे कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। ऑप्शंस आपके हैं इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, ग्लूकागोन, या बोथ A एंड C। तो जरा कमेंट करके बताओ कि हमारा जो पेनक्रियाज, बच्चों पेनक्रियाज के ना दो पार्ट होते हैं, एक तो एंडोक्राइन पार्ट होता है और एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है। मुख्य रूप से पेनक्रियाज एक्सोक्राइन फंक्शन करता है, मिक्स ब्लेंड है, पर इसका 1 से 2% हिस्सा कैसा होता है, एंडोक्राइन। उसके अंदर कुछ 3-4 प्रकार की सेल्स होती हैं जो अलग अलग हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं। तो फिटनेस फॉर लाइफ, मनोज, प्रेम कुमार, जितेंद्र, इंदिरा, ममता ने कहा है कि C ग्लूकागोन। तो जितने भी लगभग आंसर आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं। कि जो इसके बारे में थोड़ा सा देखो डिस्कस करते हैं। हमारा जो पेनक्रियाज है, हमारा जो पेनक्रियाज है, देखो बच्चों यहाँ पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बस फटाफट क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन डिस्कस करने का हमारा ये एम है कि वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपका इतना क्लियर हो जाए कि अगर उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आए तो फिर वो दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। पेनक्रियाज के बच्चों हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है इसका एंडोक्राइन पार्ट और दूसरा होता है इसका एक्सोक्राइन पार्ट। पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट है, इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं। उन सेल्स का क्या नाम होता है, उनको कहा जाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस उनको कहा जाता है। और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर 3 प्रकार की सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। ये तीनों अलग अलग प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करती हैं। अल्फा सेल सिक्रीट करती हैं ग्लूकागोन का, बीटा सेल सिक्रीट करती हैं इंसुलिन, और जो डेल्टा सेल हैं वो सिक्रीट करती हैं सोमेटोस्टेटिन। तो प्रश्न में हमसे पूछा था कि जो पेनक्रियाज है उसकी अल्फा सेल क्या सिक्रीशन करती है। तो जैसा कि सबने बताया, आंसर जो इसका ठीक होने वाला है वो है आंसर C ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का जो सिक्रीशन है पेनक्रियाज की अल्फा सेल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डायबिटीज इंसिपिडस अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। डायबिटीज इंसिपिडस निम्न में से किसकी डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, वैसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन।
कमेंट करके बताओ कि जो डायबिटीज इंसिपिडस है, हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन सिक्रिएट होते हैं और कुछ हार्मोन्स पिट्यूटरी के पोस्टीरियर भाग से सिक्रिएट होते हैं। पोस्टीरियर भाग से सिक्रिएट होने वाले हार्मोन्स का नाम है एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कमेंट करो, बताओ बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। डायबिटीज इंसिपिडस, बेटा डायबिटीज इंसिपिडस है। अरे दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं, मनोज प्रजापति, पीयूष व्यास, राकेश, इंदिरा, अजय सैनी, ए को लॉक कर दो सर, कुशवाहा, नीतू, गरिमा, सब लोग ये आंसर। अरे बेटा डायबिटीज इंसिपिडस है, डायबिटीज मेलाइटस नहीं है। यही सिली मिस्टेक हमको एग्जाम के अंदर नहीं करनी है। देखो एग्जाम में जो आपका सिलेक्शन है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्वेश्चन कितनी जल्दी करते हो या कितने ज्यादा करते हो, डिपेंड करता है कि कितनी सटीकता से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो। बेटा जो आप लोग ये कमेंट कर रहे हो ना सारे के सारे, वो डायबिटीज मेलाइटस होता है, जिसको मधुमेह कहा जाता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है। इससे अपने से पूछ रहा है डायबिटीज इंसिपिडस, इसको तो ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकागोन, वैसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन। अब इसको देखो थोड़ा सा समझते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस क्या समस्या है। डायबिटीज इंसिपिडस, फटाफट 2 मिनट के अंदर बेटा इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों कमेंट करते रहो। देखो हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी का दूसरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। शॉर्ट फॉर्म में इसको एडीएच कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। किसी भी व्यक्ति के अंदर, अच्छा एडीएच काम क्या करता है? एंटी डायूरेटिक, डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन फॉर्मेशन। डायूरेसिस का क्या मतलब है? यूरिन फॉर्मेशन। जब भी हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है या फ्लूइड का जो फ्लूइड है उसकी कमी आने लगती है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट होता है। ये किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो एडीएच काम क्या करता है? किडनी ट्यूब्यूल में जाता है और वाटर या H2O का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। इसीलिए इसको एंटी डायूरेटिक कहते हैं। एंटी डायूरेटिक मतलब डायूरेसिस या यूरिन को रोकने वाला। अगर वाटर का बेटा रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो यूरिन ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? अरे किडनी ट्यूब्यूल्स में अगर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो यूरिन ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? कम बनेगा, क्योंकि वाटर ज्यादा रीएब्जॉर्ब हो गया। मान लो किसी के शरीर में पानी की कमी आ गई, पानी की कमी आ गई तो शरीर क्या चाहेगा? यूरिन ज्यादा निकले बाहर की कम निकले? कम निकले। इसीलिए हार्मोन सिक्रीट होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक, एंटी यानी अगेंस्ट, डायूरेटिक बोले तो यूरिन फॉर्मेशन कम कर देता है। ये यूरिन का अमाउंट क्या कर देता है? अमाउंट कम कर देता है, ये कम कर देता है। इसलिए इसको कहा जाता है एंटी डायूरेटिक। अब ये तो नॉर्मल है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन बंद हो जाए या कम हो जाए, इसकी कमी आ जाए, ये वो हार्मोन है जो यूरिन का फॉर्मेशन कम करता है या फिर वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अब सोचो अगर किसी व्यक्ति में ये हार्मोन सिक्रीट होना बंद हो जाए तो उसका यूरिन कम आएगा कि ज्यादा आएगा? बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा यूरिन आएगा। इस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। इस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। किसी व्यक्ति में अगर एडीएच की डेफिशिएंसी आ जाए, एडीएच की डेफिशिएंसी आ जाए तो इसका सिम्टम आता है दोस्तों एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन। और ये जो यूरिन होता है बहुत ज्यादा वाटरी यूरिन होता है,
बहुत ज्यादा वाटरी यूरिन होता है, और इस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। जो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, वो कमेंट था ए बेटा पूरा पढ़ा करो, डायबिटीज मेलाइटस नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था डायबिटीज इंसिपिडस। इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज मेलाइटस, क्वेश्चन में हमसे पूछा था डायबिटीज इंसिपिडस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। वेसल्स के अंदर प्रेशर को बढ़ा देता है ये, वाटर को रीएब्सॉर्ब करवा के, इसीलिए इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना चाहिए ना, डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, डायबिटीज इंसिपिडस हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Which of the following hormone helps to set up biological clock? बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है कि हमारे शरीर को पता होता है हम किस समय कौन सा काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति डेली 6 बजे सवेरे उठता है तो रोजाना 6 बजे उसकी आंख अपने आप खुल जाती है। अगर उस व्यक्ति को मैं सवेरे 4 बजे उठाना शुरू करूं तो मेरे को 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन उसको अलार्म लगा के या मेरे को उसको उठाना पड़ेगा, लेकिन 10 दिन के बाद उस व्यक्ति की आंख अपने आप 4 बजे खुलने लगेगी। तो हमारा शरीर हमारी हैबिट्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। तो कौन सा हार्मोन इनके अंदर से वो है जो बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने में काम करता है? ऑप्शंस देखें, हमारा पहला ऑप्शन है मेलेनिन, दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन, तीसरा ऑप्शन है थायरोक्सिन और डी है मेलेटोनिन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है या कौन सा हार्मोन है जो बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करता है? बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करता है, कमेंट करो। नीतू, सिराज, रानू, सपना, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी, कुछ कह रहे हैं सी। अच्छा, डी मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है। देखो, देखते हैं, एक एक ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो, सबसे पहले ना मेलेनिन है। मेलेनिन एक पिगमेंट होता है, हार्मोन नहीं होता है। पहली बात तो ये, मेलेनिन एक पिगमेंट होता है जो स्किन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्किन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हमारी स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, उसकी एक लेयर होती है स्ट्रेटम जर्मिनेटम, उसमें मेलेनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है जो मेलेनिन। कुल मिला के बात ये कि हमारी स्किन में एक सेल्स होती है, कोशिका होती है मेलेनोसाइट्स, जो एक पिगमेंट का सिक्रीशन करती है मेलेनिन। ये हमारे स्किन कलर को निर्धारित करता है। जिस व्यक्ति में मेलेनिन कम बनता है उसका कलर थोड़ा सा ज्यादा गोरा होता है, जिसमें जितना ज्यादा मेलेनिन बनता है उसकी स्किन उतनी डार्क टोन की होती है। तो मेलेनिन जो ऑप्शन ए है ये कोई हार्मोन नहीं है, ये क्या है? पिगमेंट है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, इसको एलिमिनेट करो, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हार्मोन। इंसुलिन की बात करो तो दोस्तों इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, डिक्रीज करता है। एनाबॉलिक हार्मोन है, तभी तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह हो जाता है। डायबिटीज मेलाइटस में व्यक्ति का क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहता है, इसलिए उसको इलाज के अंदर हम लोग क्या देते हैं? इंसुलिन देते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन को हम लोग क्या कहते हैं? T4 कहते हैं। ये थायराइड हार्मोन है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उससे सिक्रीट होता है। और जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स है इनका फंक्शन क्या है? ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखते हैं। हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन, हमारा ब्लड प्रेशर, उस व्यक्ति के अंदर जो खाना जो भी वो खा रहा है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें कौन देखता है? थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन्स। यानी इनका किससे लेना देना है? इनका तो मेटाबॉलिज्म से लेना देना है, मेटाबॉलिज्म से। इनका बायोलॉजिकल क्लॉक से लेना देना नहीं है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक से किसका लेना देना है? मेलेटोनिन। इसका सही आंसर, जितने भी लोग डी आंसर दे रहे थे, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आंसर इसका डी होगा। अब इसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को रेशनल बता देता हूं। एक बेटा पीनियल ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड। इस पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, एक हार्मोन बनाता है दोस्तों पीनियल ग्लैंड, जिसको कहा जाता है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन,
ये मेलाटोनिन हार्मोन ये जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करता है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक को सेटअप करने वाला हार्मोन मेलाटोनिन। और ये पीनियल ग्लैंड होता कहाँ है? हमारे जो ब्रेन के अंदर थर्ड वेंट्रिकल होता है, थर्ड वेंट्रिकल के टॉप पर होता है। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? मेलाटोनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following hormone decrease blood calcium level and increase deposition of calcium in bones? निम्न में से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ब्लड कैल्शियम लेवल, और इसको क्या करता है? डिक्रीज करता है। एंड इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझना जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो ब्लड के अंदर, खून के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या कर देता है? कम कर देता है। एक काम। दूसरा, कैल्शियम का हड्डियों के अंदर डिपोजिशन बढ़ा देता है, यानी ब्लड में तो कम कर देता है और हड्डी के अंदर डिपोजिशन बढ़ा देता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की पहली कंडीशन ये है कि आपको ये बात समझ में आ गई है क्या कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है। हड़बड़ी में कभी भी आंसर नहीं देना, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। हर क्वेश्चन में कुछ की टर्म्स होते हैं। आपके पास लगभग हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 40 से 60 सेकंड का समय होगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? दो कंडीशन। इसका सार निकालना है हमको कि ब्लड में कैल्शियम को करता है कम और हड्डी में कैल्शियम को करता है ज्यादा। अब ऑप्शंस देखो, जब क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाए ना तब ऑप्शंस पे आना है। ऑप्शन नंबर ए पैराथॉर्मोन, ऑप्शन नंबर बी थायरोकैल्सिटोनिन। अच्छा, अगर आपको सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो इसको आसान कर दूं। थायरोकैल्सिटोनिन का ही दूसरा नाम क्या होता है? कैल्सिटोनिन। क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है इसलिए इसको कभी कभी क्या कह देते हैं? थायरोकैल्सिटोनिन। तो दोस्तों थायरोकैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन एक ही चीज है। इसके बाद में अगला हार्मोन है थायरोक्सिन, जिसको हम T4 भी कहते हैं, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। अब कमेंट करके बताओ बेटा, और थोड़ा सा रेशनल पे बताओ मेरे को कि आंसर कौन सा है और क्यों है। सुनीत साहू, पीनियल ग्लैंड की एट्रोफी के बाद मेलेनोसाइट कहां से? अरे बेटा, पीनियल ग्लैंड से मेलेनोसाइट थोड़ी सीक्रेट होता है, वहां से तो मेलेटोनिन सीक्रेट होता है। और हाँ, प्यूबर्टी के बाद पीनियल ग्लैंड की थोड़ी सी एट्रोफी हो जाती है, उसके बाद ये जो फंक्शन है हाइपोथैलेमस टेक ओवर कर लेता है बेटा, और थोड़ा बहुत प्रोलैक्टिन हार्मोन भी हाइपोथैलेमस टेक ओवर कर लेता है। बिल्कुल सही बात है, बढ़ती उम्र के साथ पीनियल ग्लैंड की एट्रोफी हो जाती है। आंसर बताएं विथ रेशनल। अच्छा, लोकेश का आंसर है बी, प्रिंस मीना का है बी, एस के चौधरी, मोनिका, सुनील साहू बी, थायरोकैल्सिटोनिन। अच्छा, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो बी आंसर बता रहे हैं बेटा, ये भी बताओ कि जो बी ऑप्शन है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहां से सिक्रेट होता है, कौन सी ग्रंथि से सिक्रेट होता है? हाँ, लगभग का आंसर ठीक आ रहा है। थायरोकैल्सिटोनिन बोन फॉर्मिंग हार्मोन है। सपना सैनी, वेरी गुड बेटा। देखो, बात करते हैं थायरोकैल्सिटोनिन की। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये 3 हार्मोन सिक्रेट करता है, T3, T4 और थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, कितने हार्मोन सिक्रेट करता है? 3, T3, T4 और थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन। इनके अंदर से जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन, यही वो हार्मोन है जो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है और इस कैल्शियम को बोन्स के अंदर बोन डिपोजिशन को बढ़ा देता है। यानी ये कुल मिला के अगर मैं कहूं तो ये हार्मोन हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, क्योंकि अगर कैल्शियम आपकी हड्डियों में जमा हो रहा है तो आपकी हड्डियां थोड़ी सी मजबूत बन रही हैं। तो जो
थायराइड ग्लैंड है उससे 3 हार्मोन मुख्य रूप से सिक्रीट होते हैं, T3, T4 और थायरोकैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का हमने फंक्शन देख लिया। T3, T4 क्या करते हैं? ये दोस्तों मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। किसमें? मेटाबॉलिज्म के अंदर। अच्छा, उसके अंदर एक ऑप्शन और था, उस प्रश्न के अंदर एक ऑप्शन और था। वो ऑप्शन क्या था? पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन, इसको पीटीएच भी कहा जाता है। पीटीएच कहा जाता है। पीटीएच कहां से सिक्रीट होता है? सिक्रेटेड फ्रॉम पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन, सॉरी ग्लैंड। जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ना, वो तितली के आकार का होता है, बटरफ्लाई शेप। उस थायराइड ग्लैंड को अगर आप उल्टा करके देखोगे, अगर थायराइड ग्लैंड को हम पीछे की तरफ से देखें तो उसके ऊपर इस तरीके के 4 छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हीं को कहा जाता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड। और पैराथायरॉइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको कहा जाता है पीटीएच या पैराथार्मोन। ये कैल्सिटोनिन का बिल्कुल उल्टा काम करता है। कैल्सिटोनिन ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? डिक्रीज। हड्डी के अंदर कैल्शियम को क्या करता है? इंक्रीज। पैराथार्मोन क्या करेगा? बिल्कुल उल्टा काम करेगा। ये ब्लड के अंदर तो कैल्शियम को कर देगा इंक्रीज, और बोन के अंदर कैल्शियम को क्या कर देगा? डिक्रीज। तो कुल मिला के कहूं तो ये जो पैराथॉर्मोन है, ये हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है कि बेकार है? ये हमारी हड्डियों के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? अगर इसकी एक्टिविटी बढ़ गई तो हमारी हड्डियां कैसी हो जाएगी? खोखली हो जाएंगी, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाएगा। अब प्रश्न के ऊपर चलो। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था कि कौन सा हार्मोन ब्लड के कैल्शियम को डिक्रीज कर देता है? तो डिक्रीज करने वाला कौन सा है? डिक्रीज करने वाला है थायरोकैल्सिटोनिन। ब्लड में तो डिक्रीज कर देगा और हड्डियों के अंदर बढ़ा देगा। ठीक है। पैराथार्मोन क्या करेगा? ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाता है और हड्डी में डिक्रीज। और थायरोक्सिन का इनसे कोई लेना देना नहीं है। थायरोक्सिन तो मेटाबॉलिज्म पे ध्यान देता है। किस पे देता है? मेटाबॉलिज्म। क्लियर है? हाँ, बटरफ्लाई, मिशू राठौड़ बटरफ्लाई शेप का होता है बेटा। चलो अगला प्रश्न, वर्ल्ड डायबिटीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इसका आंसर बताओ। और जो बालक ऑनलाइन बैठे हैं गूगल पे सर्च करके मत बताना वर्ल्ड डायबिटीज डे, क्योंकि आप सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनोगे तो आपको जो इंटरनेशनल बहुत सारे हेल्थ डे हैं या अलग अलग जो हमारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड डे हैं वो आपको वहां पर प्रमोट करने पड़ेंगे। लोगों को उनके बारे में हेल्थ एजुकेशन, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब, डायबिटीज डे कब, हार्ट डे कब। ठीक है, तो ये आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। तो कमेंट करो, टिप के नहीं करना। ABCD। अच्छा, यहाँ जो बालक बैठे हैं कह रहे हैं C 14 नवंबर। अच्छा, 14 नवंबर को एक चीज और मनाई जाती है, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अच्छा, ऑनलाइन भी जितने भी बालक हैं उनका सबका आंसर धड़ाधड़ कमेंट आ रहे हैं C। सबको याद है या गूगल पे सर्च कर लिया है? धीरज, हाँ बेटा, वेरी गुड इवनिंग। तो सभी का, मयंक शर्मा का आंसर है D। मनोज प्रजापति का है 14 नवंबर। बिल्कुल सही है बेटा, आप सबका आंसर, आप सारे अधिकारियों का आंसर एकदम सही है। 14 नवंबर को और क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे। और इसी दिन 14 नवंबर को ही हम वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सबकी नॉलेज बिल्कुल अप टू डेट है। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे भी आता है और वर्ल्ड डायबिटीज डे भी आता है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डायबिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज जुवेनाइल डायबिटीज। निम्न में से कौन से प्रकार के डायबिटीज को बेटा जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं? डायबिटीज मेलाइटस, यहां पर DM का मतलब है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, डायबिटीज इंसिपिडस या गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ये ADH की कमी की वजह से हो जाता है। ठीक है। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस वो होता है प्रेगनेंसी के अंदर कई लेडीज को, प्रेग्नेंट मदर्स को क्या हो जाता है? डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, तो उसको कहा जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। इसका आंसर बताओ बेटा। साधना, श्वेता, सिराज, मोनू, अर्चना, अनिल,
सबका आंसर ए है, पीयूष व्यास का आंसर बी है। बेटा पीयूष व्यास तू पढ़ता क्यों नहीं है? सारे आंसर गलत दे रहा है तू, पढ़ा कर नालायक, तुक्के मत मारा करो। देखो जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस, आंसर जितने भी लोगों का आंसर ए आया है बेटा, आंसर ठीक है, इसका आंसर सही है। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, इसी को जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या कारण है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो डायबिटीज मेलाइटस जो होता है ना, मधुमेह, ये दो प्रकार का होता है। एक तो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 और डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर व्यक्ति में इंसुलिन की कमी आ जाती है। किसकी कमी आ जाती है? इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी आने की वजह से ब्लड के ग्लूकोज का लेवल हाई रहता है। तो डायबिटीज मेलाइटस के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है? डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन की क्या आ जाती है? कमी होती है। अब टाइप 1, टाइप 1 क्यों होता है? इनके कारण के हिसाब से इनको टाइप 1 और टाइप 2 कहा गया। कुछ अच्छा, इंसुलिन सिक्रेट कहां से होता है? पेनक्रियाज की बीटा सेल से। तो कुछ लोगों के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज, यानी एक ऐसी कंडीशन जब हमारे शरीर की इम्यून सेल्स हमारे ही शरीर की कोशिकाओं पर क्या कर दे? अटैक कर दे। तो किसी व्यक्ति के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज होने के कारण उसकी बीटा सेल नष्ट हो जाती है। बीटा सेल क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई बेटा। जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गई तो इंसुलिन अब नहीं बनेगा, क्योंकि इंसुलिन बनाने वाली सेल कौन सी थी? बीटा सेल। ये जो कंडीशन है मोस्टली बच्चों में देखने को मिलती है, या कम उम्र से ही देखने को मिल जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। क्यों कहा जाता है? सीन इन यंग एज, सीन इन यंग एज, कम उम्र के अंदर ये देखने को मिलता है, इसलिए इसको कहा जाता है जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। अच्छा, कारण क्या है इसका? ऑटो इम्यून डिजीज। अब डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, टाइप 2 के अंदर भी इंसुलिन की कमी आती है, लेकिन वो उम्र के साथ, जैसे बढ़ती हुई उम्र के साथ हर चीज का, हर ऑर्गन का, हर टिश्यू का फंक्शन कैसा हो जाता है? कम। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ में क्या होता है? हमारी बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती तो है, पर जितनी हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है उतना इंसुलिन नहीं बना पाती, इसलिए व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। पर ये कब देखने को मिलता है? एडवांस एज में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया है। क्या हो गया है? डिक्रीज। एडवांस एज में देखने को मिलता है। तो प्रश्न में हमसे पूछा था जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस किसको कहा जाता है? इसका हमने कारण भी समझ लिया कि डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 को जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। क्यों कहते हैं? यंग एज में देखने को मिलता है, इसलिए। अच्छा, यंग एज के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो है जुवेनाइल। ठीक है सर जी, चंडीगढ़ हूं इसलिए गलत आंसर दे रहा है बेटा। चलो कोई बात नहीं पीयूष, ऑल द बेस्ट तुम्हारे एग्जाम के लिए। गलत सही जो भी है कोशिश करनी चाहिए बस। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज सीन मोस्टली इन विच टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस? किस प्रकार के डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है? डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, टाइप 2, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर करो भाई। जुवेनाइल मतलब बच्चों में होता है। वेरी गुड बेटा अंकिता, जुवेनाइल का मतलब होता है बच्चों में। इसीलिए जो बच्चे जो माइनर होते हैं, जो 18 साल से कम के होते हैं, अगर वो कोई सीरियस क्राइम कमिट कर देते हैं तो उनका जो कोर्ट होता है उसको जुवेनाइल कोर्ट कहा जाता है, और उनको जहां भेजा जाता है सुधार के लिए उसको जुवेनाइल जेल कहा जाता है, बाल सुधार गृह, जुवेनाइल। वेरी गुड। अच्छा, बी सब लोगों का, अंशु, नरेंद्र,
तुलसी, सुमन, रानू, ट्राइबल बॉय, धीरज राजपूत, लगभग सभी का आंसर टाइप 2 है। अभी हमने देखा कि डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 के अंदर, टाइप 1 में तो क्या होता है दोस्तों, बीटा सेल डेस्ट्रॉय हो गई, इसलिए यंग एज में डायबिटीज देखने को मिलता है, इसको कह दिया टाइप 1। टाइप 2 के अंदर क्या होता है, एक तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया, बढ़ती उम्र के साथ प्रोडक्शन क्या हो गया, कम। दूसरी समस्या क्या हो जाती है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस आ जाता है। जो थोड़ा बहुत इंसुलिन बन भी रहा है वो ढंग से काम नहीं कर रहा। हमारे शरीर में सारे के सारे हार्मोन्स और सारे के सारे एंजाइम्स ताला चाबी सिद्धांत पे काम करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ क्या होता है, इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो ठीक से नहीं बन पाता, यानी वो जो चाबी है उसकी शेप चेंज हो गई है। जब शेप चेंज हो जाएगी तो चाबी अब ताले में लग के ताले को नहीं खोल पाएगी। इस चीज को कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी एंजाइम या हार्मोन है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई है। हुई क्यों, बढ़ती उम्र के साथ। जैसे बढ़ती उम्र के साथ हमारी भी तो शेप साइज चेंज हो जाएगी, तो अंदर जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स है कभी कभी या तो ताले की इंसुलिन के रिसेप्टर की शक्ल चेंज हो गई है या तो इंसुलिन या चाबी की शक्ल चेंज हो गई है, तो अब वो जो काम करना चाहिए था मिलकर वो काम नहीं कर पाते। कंडीशन कही जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इस टाइप के डायबिटीज को कहा जाता है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। सारे के सारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, हाँ अब वेरी गुड, कुछ नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा है बेटा, बाकी लोगों को तो दिख रहा है। एक बार उसको ऑफ करके फिर से ऑन करो आपके कनेक्शन को। मनोज प्रजापत बी। चलो बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8, कैटाकोलामाइंस आर सिक्रेटेड फ्रॉम। क्वेश्चन को ध्यान से समझे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कैटाकोलामाइंस। बेटा अगर किसी की कनेक्टिविटी में समस्या आ रही है तो एक बार से बंद करके यूट्यूब को फिर से शुरू करें। कई बार कनेक्टिविटी इश्यू होता है, वो आपके नेटवर्क पे भी डिपेंड कर सकता है। यहां से अगर कोई समस्या है तो मैं चेक करवा लेता हूं। कैटाकोलामाइंस आर सिक्रेटेड फ्रॉम, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कैटाकोलामाइंस कहते किसको हैं। कमेंट करके बताओ कि कैटाकोलामाइंस का मतलब क्या होता है। कैटाकोलामाइंस का मतलब क्या है, किनको कहा जाता है कैटाकोलामाइंस। ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होते हैं, एड्रिनल मेडुला से होते हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से होते हैं। किनको कहा जाता है कैटाकोलामाइंस। ऑप्शन सी तो बता रहे हो सब लोग, लेकिन बेटा ये बताओ कि कैटाकोलामाइंस कहा किनको जाता है। चलो डिस्कस करते हैं। देखो बालकों, क्वेश्चन हमसे पूछा है कैटाकोलामाइंस के ऊपर। कैटाकोलामाइंस हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है। आंसर आ रहे हैं सर, एड्रेनलिन और धीरज बेटा वेरी गुड प्रिंस। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को ही क्या कहा जाता है, कैटाकोलामाइंस कहा जाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, आंसर बेटा बिल्कुल इसका सही है। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को ही कैटाकोलामाइंस कहा जाता है। कहते कैसे, देखिए हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड होता है इसके दो पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के। बाहर वाला जो पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है। और अंदर वाला जो भाग है, अंदर वाला जो भाग है जो ग्रीन कलर से बेटा मैं बना रहा हूं, ये एड्रिनल मेडुला कहलाता है। और ये दोनों भाग दो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। सबसे पहले बात कर लें एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन बनाता है इनको कहा जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसके अंदर आ जाते हैं दोस्तों हमारे ग्लूकोकॉर्टिकोइड, हमारे मिनरेलोकॉर्टिकोइड,
और तीसरे जो है उनको कहा जाता है सेक्स हॉर्मोन्स या एंड्रोजन्स। सेक्स हॉर्मोन्स या एंड्रोजन्स उनको कहा जाता है। तो जो एड्रिनल ग्लैंड का बाहरी भाग है जिसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, 3 प्रकार के हार्मोन बनाता है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरेलोकॉर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन्स या एंड्रोजन्स। अब बात करें आगे वाले भाग की, जो इसका अंदर वाला पार्ट है जिसको क्या कहा जाता है, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला ये जो हॉर्मोन्स बनाता है, ये जो हॉर्मोन्स बनाता है, इन हॉर्मोन्स का नाम है बेटा एड्रिनलिन, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। अच्छा, इन दोनों हार्मोन्स का एक नाम और है, कभी कभी इनको हम एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और इन्हीं को बेटा साथ में क्या कहा जाता है, कैटाकोलामाइंस कहा जाता है। इन्हीं दोनों हार्मोन्स को कैटाकोलामाइंस कहा जाता है, इन्हीं को कैटाकोलामाइंस कहा जाता है। अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ये काम आते हैं, इमरजेंसी में काम आते हैं। ऐसे अगर मैं किसी व्यक्ति से कहूं कि उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना है तो नहीं दौड़ पाएगा शायद, लेकिन अगर किसी के पीछे कुत्ता पड़ जाए तो उस समय वो कुत्ते से ज्यादा तेज दौड़ता है। क्यों? क्योंकि हर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमारे शरीर में कैटाकोलामाइंस रिलीज हो जाते हैं, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। काम क्या करते हैं, हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स की जो ब्लड सप्लाई है उसको अचानक से बढ़ा देते हैं। हमारे पूरे शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल एकदम बिल्कुल बम्प आता है, गश आता है एकदम, ठीक है। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में काम आते हैं, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में काम आते हैं, इसलिए बेटा इनको कहा जाता है कैटाकोलामाइंस। तो इसका जो आंसर है वो होगा एड्रिनल मेडुला। जितने भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे थे उन सभी का आंसर ठीक है, एड्रिनल मेडुला इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Increased level of glucocorticoids, increased level of glucocorticoid are seen in which of the following condition? निम्न में से कौन सी कंडीशन के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकोइड का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा? क्वेश्चन को ध्यान से समझो, की टर्म पकड़ो। पहला की टर्म है ग्लूकोकॉर्टिकोइड और दूसरा कह रहा है कि इंक्रीज्ड लेवल, यानी कौन सी कंडीशन में ग्लूकोकॉर्टिकोइड का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। इंक्रीज्ड लेवल पूछ रहा है बेटा, इंक्रीज्ड लेवल। ऑप्शन है आपके एडिसन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, डायबिटीज इंसिपिडस या डाउन्स सिंड्रोम। कमेंट करें। सपना सैनी, कृतिका, किरण, पीयूष, धीरज, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का आंसर जो है बी आ रहा है, कुशिंग सिंड्रोम। तो बेटा आंसर आप सभी का ठीक है, आंसर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट कुशिंग सिंड्रोम है। अच्छा, एडिसन्स डिजीज के बारे में भी बात कर लें। बेटा ये जो दोनों कंडीशंस हैं, एडिसन्स डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम, ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो अभी हमने देखा हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं, इनके लेवल कम या ज्यादा होने की वजह से हो जाता है। हमारा जो एडिसन्स डिजीज है, एडिसन्स डिजीज कब हो जाता है? जब ग्लूकोकॉर्टिकोइड का लेवल कम हो जाए। ग्लूकोकॉर्टिकोइड का लेवल कम हो जाने पर एडिसन्स डिजीज होती है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है इंक्रीज्ड लेवल, तो इंक्रीज्ड लेवल की वजह से जो बीमारी होती है उसको कहा जाता है बेटा कुशिंग सिंड्रोम। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कॉर्टिकोइड्स, इंक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिकोइड्स, कॉर्टिकोइड्स का जो लेवल है दोस्तों बढ़ जाता है। एडिसन्स डिजीज मतलब ऐड करना, वेरी गुड।
इंदिरा सैनी, एडिसन्स डिजीज के नाम से ही पता चल रहा है कि बेटा हमको इसके अंदर और हार्मोन ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कमी आ रही है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड। कुशिंग, नाम से ही पता चल रहा है, कुशिंग बोले तो कुशन, एक्स्ट्रा यानी ज्यादा हार्मोन्स हैं। याद करने का एक तरीका और आपको मैं बता देता हूं। कुशिंग, कुशिंग बोले तो बेटा कुशन, जो सोफे पर पिलो रखे होते हैं ना उनको कुशन कहते हैं। कुशन बोले तो एक्स्ट्रा, यानी कुशिंग डिजीज के अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल क्या होता है? एक्स्ट्रा, ज्यादा होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एडिसन की, एडिसन डिजीज की, तो ये तो खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे अंदर ऐड करो, जोड़ो, क्योंकि मेरे अंदर कमी है। किसकी कमी है? ग्लूकोकोर्टिकोइड की कमी है, ग्लूकोकोर्टिकोइड की। तो इस ट्रिक से बेटा आप लोग इनको याद रख सकते हैं। सर दोनों का कम होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड। बेटा सपना, मेनली जो कमी आती है और जो इंक्रीज होता है वो ग्लूकोकोर्टिकोइड का ही होता है। सारे बच्चे ध्यान से सुन लेना। वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा कि ये जो हमारे कुशिंग्स सिंड्रोम है और एडिसन्स डिजीज है, इसमें सिर्फ ग्लूकोकोर्टिकोइड की कमी ज्यादा होती है या मिनरलोकोर्टिकोइड भी? बेटा कमी और एक्सेस ग्लूकोकोर्टिकोइड का ही होता है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का भी थोड़ा सा मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट होता है। तो आपको मिनरलोकोर्टिकोइड का भी इफेक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर लेवल सिर्फ ग्लूकोकोर्टिकोइड का बढ़ता है, लेकिन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो थोड़ा सा मिनरलोकोर्टिकोइड वाला इफेक्ट भी शो करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। चलो अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। मून लाइक फेस इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? बताओ भाई दोस्तों, मून लाइक फेस, चांद की तरह चेहरा कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है? आपके ऑप्शंस हो गए एडिसन्स डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 और डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछा है मून लाइक फेस। मून लाइक फेस कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा? कमेंट करें। अजय, धीरज, किरण, कृतिका, लगभग सभी का आंसर है बी, कुशिंग सिंड्रोम। तो बेटा सभी ने लगभग ठीक बता दिया है। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर होता क्या है? कुशिंग के अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल बेटा, कोर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल बढ़ गया। कोर्टिकोस्टेरॉइड काम क्या करते हैं हमारे शरीर में? कोर्टिकोस्टेरॉइड बेटा ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं, ब्लड ग्लूकोज को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। अब हमारे शरीर में अगर ब्लड के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज हमेशा बढ़ा रहेगा, इतना ग्लूकोज हमारे काम में तो आने से रहा, तो हमारा शरीर क्या करता है? जितना भी एक्सेसिव ग्लूकोज है उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है बेटा। किस में कन्वर्ट कर देता है? फैट में। तो ये जिस व्यक्ति के अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल बढ़ा हुआ है, इसके अंदर ब्लड ग्लूकोज हमेशा बढ़ा रहेगा और सारा का सारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैट में। और ये व्यक्ति कैसा हो जाएगा? मोटा सा, बल्कि सा। इस व्यक्ति के बेली एरिया में बहुत सारा फैट आ जाएगा, बहुत सारा फैट इसके फेस में जमा हो जाएगा। और इसके फेस में क्योंकि बहुत सारा फैट जमा हो गया है, इसलिए इस व्यक्ति का जो चेहरा है गोल गोल हो गया है, चांद की तरह हो गया है। इसलिए कहा जाता है बेटा इसमें मून लाइक फेस। आंसर बच्चों आपका सबका सही था कि कुशिंग सिंड्रोम में मून लाइक फेस देखने को मिलता है, लेकिन बेटा रेशनल पता होना चाहिए कि क्यों हो जाता है मून लाइक फेस। तो याद रखना, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहता है और सारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? फैट में। तो इस व्यक्ति का बड़ा सा तो बेली होता है और क्योंकि फेस में फैट इकट्ठा हो गया तो चेहरा किसकी तरह हो गया? चांद की तरह। अच्छा, इस व्यक्ति को क्योंकि इतना वजन बढ़ जाता है, गर्दन पर भी बहुत सारा फैट जमा हो जाता है, तो ये व्यक्ति इस तरह झुक करके चलता है और इसको कहा जाता है बफेलो हम्प। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, एक सिम्टम और देखने को मिलता है बफेलो हम्प, क्योंकि गर्दन पे भी क्या जमा हो गया है? बहुत सारा फैट। तो व्यक्ति इस तरह से हो जाता है। ये सिम्टम्स हैं कुशिंग सिंड्रोम के। बेटा मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग बिना रेशनल के अधूरी है, हमेशा ध्यान रखना। हवाई फायर यहां पर
नहीं चलता है। तो आंसर इसका हो गया है कुशिंग सिंड्रोम। जितने भी बालकों ने आंसर दिया कुशिंग सिंड्रोम, उन सभी का आंसर ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ब्लिस्टर फॉर्मेशन इज सीन इन विच डिग्री ऑफ बर्न। सारे के सारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, भावी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बेटा बर्न से है। क्वेश्चन किससे है? बर्न से। क्वेश्चन में पूछा है ब्लिस्टर फॉर्मेशन। ब्लिस्टर का मतलब होता है फफोले होना, फफोले हो जाना। बर्न जो इंजरी है हमारी, थर्मल इंजरी अगर हमारे टिश्यूज को हो जाए तो बर्न कहा जाता है। बर्न को हम लोग 4 डिग्री में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट डिग्री के बर्न, सेकंड डिग्री के बर्न, थर्ड डिग्री के बर्न और फोर्थ डिग्री के बर्न। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कौन सी डिग्री के बर्न के अंदर ब्लिस्टर फॉर्मेशन यानी फफोले देखने को मिलते हैं। आंसर आ रहे हैं बड़ी स्पीड से, सेकंड डिग्री बर्न या ऑप्शन बी। हाँ नरेंद्र, भावना, लगभग बहुत ही सटीक आंसर आ रहे हैं। यानी धीरे धीरे बेटा आपका बढ़ता हुआ हर कदम आपको सीएचओ में सिलेक्शन की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी से जो आंसर आ रहे हैं तो आप सब लोग बहुत ही जल्दी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की सीट पर मोहर लगाने वाले हो। सेकंड डिग्री बर्न, बहुत ही अच्छे बेटा, दिल खुश हो गया इतने सटीक आंसर देख के। सेकंड डिग्री बर्न वो बर्न है जिसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? ब्लिस्टर फॉर्मेशन। देखो एक बार थोड़ा सा मैं आपको समराइज कर दूं। जब आप सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बन जाओगे तो आपके पास बर्न वाला पेशेंट आएगा। आपको देख करके पता लग जाना चाहिए कि पेशेंट को बर्न फर्स्ट डिग्री का है, सेकंड डिग्री का है, थर्ड डिग्री का है कि फोर्थ डिग्री का। क्वेश्चन में हमसे अपीयरेंस की बात कर रहा है तो बेटा बाद में भी अपीयरेंस की करूंगा कि देख करके कैसे पता चले कि व्यक्ति कितना जला है। तो फर्स्ट डिग्री बर्न कैसा दिखता है? देखने में होता है बेटा पिंक रेड कलर का। कैसा होता है? पिंक रेड कलर का। स्किन की कौन कौन सी लेयर इसमें इन्वॉल्व होती है? अगर लेयर की मैं बात कर लूं, सिर्फ एपिडर्मिस, सिर्फ एपिडर्मिस इसमें इन्वॉल्व होती है। सेकंड डिग्री बर्न की बात कर लें, सेकंड डिग्री बर्न के अंदर ब्लिस्टर देखने को मिलेंगे। ब्लिस्टर बोले तो फफोले। घर के अंदर जो हाउस होल्ड बर्न होते हैं ना, मोस्टली कौन से होते हैं? सेकंड डिग्री। कभी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि घर में हम लोग खाना बना रहे हैं, गर्म पानी गिर गया, गर्म तेल गिर गया, तो जैसे ही स्किन के कांटेक्ट में आता है वहां पर क्या हो जाता है? एक फफोला। तो जैसे ही फफोला आया आपको समझ जाना है कौन सी डिग्री का बर्न है? सेकंड डिग्री। ठीक है, इसका अपीयरेंस कैसा? अच्छा, इसमें कौन कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है? एक तो एपिडर्मिस और डर्मिस, 2 लेयर इन्वॉल्व होती है। और एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में फ्लूइड इकट्ठा हो जाने की वजह से वो क्या बन गया है? फफोला। तो जब उस फफोले को फोड़ते हैं पानी निकलता है बेटा, तो वो पानी एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में भरा है। चलो एक सेकंड, थोड़ा सा टेक्निकल इशू कभी कभी आ जाता है, उसको रिवाइव कर लेते हैं। नहीं, कोई इशू नहीं है। ब्लिस्टर फॉर्मेशन, इसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा, 2 डिग्री की हम लोग बात कर चुके हैं। थर्ड डिग्री की बात करो बेटा, थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न तो इसके अंदर क्या होता है? अपीयरेंस की बात करो। अपीयरेंस, दिखाई कैसा देगा? अपीयरेंस। थर्ड डिग्री बर्न, कमेंट करके बताओ बेटा जो भी ऑनलाइन हो कि थर्ड डिग्री बर्न को देखकर पता कैसे चलेगा कि ये थर्ड डिग्री है, यानी किस कलर का वो दिखाई देगा। थर्ड डिग्री बर्न, ऑनलाइन वाले बालक कमेंट करो भाई, सारे अधिकारी। बेटा थर्ड डिग्री बर्न देखने में या तो येलो व्हाइट हो सकता है या पेल येलो हो सकता है, पेल येलो, या फिर पेल व्हाइट कलर का हो सकता है। अगर इस तरीके का बर्न दिखाई दे रहा है तो कौन सी डिग्री का है? थर्ड डिग्री का है। कौन कौन सी लेयर इसमें इन्वॉल्व होगी? एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस
फैट। इसीलिए बेटा ये पीले कलर का दिखाई देता है। चर्बी कैसी होती है? येलो कलर की। घी कैसा होता है? पेल येलो, येलो व्हाइट है या पेल व्हाइट, इसी तरीके का होता है। अरे घी तो देखा होगा। फैट तो सबक्यूटेनियस लेयर में क्या है? फैट ही तो है। तो अगर किसी व्यक्ति की पूरी एपिडर्मिस जल गई, पूरी डर्मिस जल गई और ऊपर ऊपर का फैट जल गया तो वो कैसा दिखेगा? या तो येलो व्हाइट या तो पेल येलो या पेल व्हाइट। तो देख करके पता चल जाता है कि ये कौन सी डिग्री का बर्न है? 3rd डिग्री का बर्न है। स्किन ग्राफ्टिंग मेनली सपना 3rd डिग्री के अंदर ही की जाती है। 3rd डिग्री ही इंडिकेशन है। अच्छा लास्ट में 4th डिग्री, जब इतना डिस्कस कर लिया तो लास्ट को और बता दूं। 4th डिग्री, 4th डिग्री बर्न इलेक्ट्रिकल बर्न। किसी को हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल शॉक अगर लग जाए तो 4th डिग्री बर्न होता है। कोई हाई टेंशन लाइन को अगर पकड़ ले तो 4th डिग्री बर्न होता है। ब्लैक लेदर के जो हमारे जैसे जूते होते हैं, ब्लैक या ब्राउन लेदर के जैसा अपीयरेंस बेटा इसका आता है। जितने भी पार्ट के अंदर आपका 4th डिग्री बर्न हो गया उसको काट करके आपको रिमूव करना पड़ेगा। वो ठीक नहीं हो सकता, उसमें नेक्रोसिस हो चुका है, वो किसी भी काम का अब नहीं है। इसमें सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, इंक्लूडिंग मसल एंड बोन, इंक्लूडिंग मसल एंड बोन। तो जो 4th डिग्री बर्न होता है ना बेटा, इसके अंदर हम लोग इस पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि आप लोग सारे बड़े अधिकारी बन जाओगे। आपके पास पेशेंट आएगा रात को 1 बजे तो देखते ही पता चलना चाहिए कि कौन सी डिग्री का बर्न इस पेशेंट को हुआ है, तभी मजा आएगा। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से अगर उसको मैनेज कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसको हायर सेंटर के ऊपर बेटा क्या कर देना है? रेफर कर देना है। इमेज रिट्राइव होने में हो सकता है थोड़ी बहुत समस्या आ रही हो। पेनलेस बर्न, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन मंगल राम महावर ने पूछा कि सर पेनलेस बर्न कौन सा होता है। तो पेनलेस बर्न बेटा 3rd डिग्री बर्न को पेनलेस कहते हैं, क्योंकि जो सारी नर्व एंडिंग्स हैं वो सारी नर्व एंडिंग्स जल चुकी हैं और नर्व एंडिंग्स जल जाने के कारण 3rd डिग्री के अंदर पेन हमको महसूस नहीं होता है। जितने भी अधिकारी ऑनलाइन देख रहे हो, ये एक बहुत अच्छी इमेज है बेटा। इसके अंदर नीचे वाली इमेज को देखो, इस इमेज को देखो, देखने में येलो व्हाइट कलर का लग रहा है, तो ये कौन सी डिग्री का बर्न है? 3rd डिग्री का बर्न है। ठीक है, ऊपर वाला देखो बिल्कुल लेदरी ब्लैक, लेदरी ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, पूरा नेक्रोसिस हो गया है। कौन सी डिग्री का बर्न है बेटा? 4th डिग्री का। इलेक्ट्रिकल शॉक, हाई टेंशन लाइन को अगर कोई पकड़ ले तो उसको 4th डिग्री का बर्न देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आज की क्लास का। ए पेशेंट अराइव्स इन अ हेल्थ केयर सेंटर। एक पेशेंट हेल्थ केयर सेंटर में आया विथ बर्न्स ऑन हिज लेफ्ट आर्म। जैसा कि मैं बताता हूं आपको, हमेशा क्वेश्चन से डाटा इकट्ठा करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है ना। पेशेंट आया, उसको कहां कहां पर बर्न है? लेफ्ट आर्म, यानी उसका उल्टा हाथ जला हुआ है। एंटीरियर चेस्ट, आगे की तरफ उसकी जो छाती है, सिर्फ एंटीरियर चेस्ट क्या जला हुआ है? एंटीरियर चेस्ट, एंटीरियर चेस्ट उसका जला हुआ है। और लेफ्ट लेग ऑन एंटीरियर साइड, लेफ्ट लेग बेटा उसकी 3 चीजें जली हुई हैं। क्या क्या बर्न हो गया उसका? लेफ्ट आर्म ये जल गया, उसका एंटीरियर चेस्ट जल गया, और उस पेशेंट का लेफ्ट लेग जला है सिर्फ आगे से, एंटीरियर साइड से। देखो कभी भी आनन फानन के अंदर आंसर टिक नहीं करना। क्वेश्चन अपने बारे में सब कुछ बताता है, उसको ढंग से पढ़ना और ढंग से समझना। पेशेंट का लेफ्ट आर्म यानी उल्टा हाथ पूरा जल गया, एंटीरियर चेस्ट उसका जल गया, और लेफ्ट लेग जो है सिर्फ एंटीरियर साइड से जल गया। तो उसका टोटल बर्न सरफेस एरिया क्या है? कैलकुलेट करके बताओ, यानी कुल वो कितना प्रतिशत जल गया। अब कमेंट करो बेटा। भावना का आंसर है डी, अजय का आंसर है डी, नरेश का सी, धीरज राजपूत सबको कह रहा है गलत। प्रदीप ने जोड़ के भेज दिया 9 + 9 + 9 = 27। वेरी गुड बेटा। तो आंसर आप सबका जो सी आ रहा है वो आंसर ठीक है।
जो TBS से होता है, टोटल बर्न सरफेस एरिया, इसको दोस्तों हम लोग रूल ऑफ 9 से कैलकुलेट करते हैं, रूल ऑफ 9 से। रूल ऑफ 9 किसने दिया था, कमेंट करो, रूल ऑफ 9 किसने दिया है? रूल ऑफ 9 किसने दिया? रूल ऑफ 9 किसने दिया? वेलेस ने। रूल ऑफ 9 वेलेस ने। वेलेस ने क्या है, इसको अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया, और कोई भी चीज उसी की होती है जिसने उसको अपने नाम पे छपवा दिया। ऐसा फॉर्मूला बनाया तो टेनिसन ने था, लेकिन इसको अपने नाम पे वेलेस ने छपवा दिया, और जिसके नाम पे छप गया ट्रॉफी उसी के नाम जाती है। तो इसलिए बेटा इसको वेलेस रूल ऑफ 9 कहा जाता है। तो कोई खोज करो तो सबसे पहले छपवा देना रिसर्च पेपर में, ठीक है। रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि हमारा जो पूरा शरीर है इसको अलग अलग 9% हिस्सों के अंदर बांट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लिया कि ये पेशेंट की कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, और ये पेशेंट की राइट साइड है। तो वेलेस ने कहा कि जो हेड एंड नेक है उसको दे देते हैं हम लोग 9%, ठीक है। जो दोनों हाथ हैं ऊपर के, एक हाथ को दे दिया 9% और दूसरे हाथ को भी दे दिया 9%, क्लियर। उसके बाद में पेशेंट का ट्रंक बचा या धड़ बचा, तो इस धड़ के अंदर बेटा 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है चेस्ट, क्या होता है, चेस्ट। दूसरा होता है एब्डोमेन, क्या होता है, एब्डोमेन। इन दोनों को कितना कितना प्रतिशत दिया, चेस्ट को भी 9% और एब्डोमेन को भी, कुल कितना हो गया, ये आगे की तरफ है। ऐसा ही पोस्टीरियर भी होगा क्या, चेस्ट का भी पोस्टीरियर भाग 9% और एब्डोमेन का भी पोस्टीरियर भाग कितना हो गया, पीछे की तरफ 9 + 9 बराबर। ऐसे ही उसने बेटा लेग्स को डिवाइड किया, एक लेग को पूरा कितना दिया, 18%, दूसरे लेग को भी कितना दिया, ये 18 कैसे है, 9 तो आगे की तरफ और 9 ही पोस्टीरियर साइड, और 1% एरिया बेटा उसने दे दिया पेरिनियल एरिया को। इस तरह से कुल 11 9 होते हैं, तो 99 और 1% पेरिनियल एरिया दोनों को जोड़कर हो गया 100%। ये है वेलेस का 9 का नियम। इससे बेटा लगभग इस बात का अंदाजा लग जाता है कि कोई भी पेशेंट कितना प्रतिशत जला है, और उससे हम उसका फिर जो मैनेजमेंट होता है उसको इसी की हिसाब से गणना की जाती है कि कितनी दवाई देनी है, कितना फ्लूइड देना है। क्वेश्चन में हमसे कहा कि किसी पेशेंट का बेटा क्या क्या जला, लेफ्ट आर्म जल गया, तो लेफ्ट आर्म के लिए हमने कितने नंबर दे दिए उसको, 9%। उसका एंटीरियर चेस्ट जला, सिर्फ चेस्ट जला है, एब्डोमेन तो कितना प्रतिशत, ये तो आर्म का हो गया, ये चेस्ट का हो गया, और उसका लेफ्ट लेग बेटा सिर्फ कहां से जला था, एंटीरियर साइड से, तो 9%। तो आंसर आ गया कुल 27%। तो वो जो पेशेंट है वो कितना जल गया है, 27% बेटा जल गया है। अच्छा, 27%। जो पेशेंट 25% से ज्यादा जल जाता है ना, उसको हम मेजर बर्न कहते हैं, मेजर बर्न। बड़ी सीरियस कंडीशन इसकी हो गई है, मेजर बर्न इस पेशेंट को हो गया है। पीयूष व्यास RL फ्लूइड देते हैं, वेरी गुड बेटा। RL जो होता है वही फ्लूइड ऑफ चॉइस इसके अंदर होता है, रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। और रिंगर्स लैक्टेट का दूसरा नाम क्या है, इसी को हार्टमान सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्टमान सॉल्यूशन भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न, फ्लूइड कैलकुलेशन फॉर बर्न पेशेंट इज डन बाई, मैनेजमेंट क्या करते हैं, सचिन कुमार। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर बेटा डिब्राइडमेंट करते हैं, जितना भी जो डेड पार्ट है उसको रिमूव करते हैं और उसके बाद में ग्राफ्टिंग कर देते हैं, स्किन लगा देते हैं वहां पर। क्वेश्चन देखो हाल फिलहाल, फ्लूइड कैलकुलेशन फॉर बर्न पेशेंट इज डन बाई, हाईएस्ट प्रायोरिटी बर्न पेशेंट के अंदर होता है बेटा फ्लूइड रिप्लेसमेंट। ऑप्शंस है रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 5, TNM क्लासिफिकेशन और पार्कलैंड फॉर्मूला। ऑप्शन बताओ बेटा, डी नरेंद्र वर्मा, F। अरे बच्चे F तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, दीपक रावत ने तो पार्कलैंड फॉर्मूला ही लिख के भेज दिया है।
देखो, जो रूल ऑफ 9 होता है बेटा, इससे तो हम टोटल बर्न सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं एडल्ट के अंदर। रूल ऑफ 5 से भी हम करते तो टोटल बर्न सरफेस एरिया ही कैलकुलेट है, लेकिन करते हैं चाइल्ड के अंदर। टीएनएम क्लासिफिकेशन कैंसर की स्टेज पता करने के काम में आता है। कैंसर की स्टेज कौन सी है ये पता करने में काम आता है। तो आप सभी लोगों का आंसर एकदम सही है बेटा। आंसर होगा डी, पार्कलैंड फॉर्मूला। और इसी के साथ आज डिस्कस करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज इज गिवन टू वन लोअर एक्सट्रीमिटी इन रूल ऑफ 9? वेलेस के 9 के नियम में एक लोअर एक्सट्रीमिटी यानी नीचे का जो एक पैर है पूरा, इसमें कुछ बताया आपको एंटीरियर या पोस्टीरियर? सिर्फ पूरा डाटा दिया है कि एक लोअर एक्सट्रीमिटी को वेलेस के 9 के नियम के हिसाब से कितना प्रतिशत दिया गया है। आंसर करो बेटा, सोच समझ के आंसर करना। नरेंद्र वर्मा डी लिखा था बाद में, वेरी गुड बेटा, आपका आंसर एकदम सही था। आपका हर कदम आपको ले जा रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनने की तरफ। तो हमने अभी देखा था सभी का आंसर लगभग बी है, बहुत सटीकता से आंसर आ रहे हैं। तो वेलेस ने बताया है कि जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसका कुल प्रतिशत कितना होता है? 18। लोअर एक्सट्रीमिटी का 9 ही तो होता है बेटा एंटीरियर। 9% कितना होता है? एंटीरियर भाग, और 9% होता है पोस्टीरियर। तो लोअर एक्सट्रीमिटी का कुल प्रतिशत होता है 18। इसी के साथ आज की सभा करते हैं समाप्त। आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, और भगवान करे आप सब लोग बहुत बढ़िया रैंक से सीएचओ का एग्जाम निकालें और आपके होम सिटी या होम टाउन के अंदर आपकी पोस्टिंग हो। हमारे क्वेश्चन सेशंस के साथ बने रहें। और फिर से एक सूचना, नया जो नॉरसेट का बैच है हल्दी घाटी गेट के पास, वहां पर उस बैच में आपको एडमिशन लेने के लिए मेडगुरु के जो नंबर हैं आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करें। और सभी को बहुत बहुत शुभ रात्रि, धन्यवाद।